नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलों के दौरे का क्रम लगातार जारी है। सीएम आज कानपुर और उन्नाव जिले का दौरा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री 30 सितंबर यानी आज सीधे लखनऊ से कानपुर आएंगे। सीएम करीब 1 बजे कानपुर के पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम डीएवी ग्राउंड में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम आवास के 92 लाभार्थियों को आवास का अधिकार पत्र भी सौंपेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम पुलिस लाइन में दोपहर 2:30 बजे उन्नाव के लिए रवाना होगी, जहां वे जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तो आज आपको बता दें कि 2 जिले का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कानपुर जाएंगे। कानपुर के बाद उन्नाव जिले का दौरा भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है। तैयारियों की प्रबंध किया गया है और आपको बता दें कि कई लोगों को संबोधित करेंगे सीएम और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिला गया उनको प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। चलिए कानपुर चलते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज कानपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा है। ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं और कितनी तैयारी की गई है योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की? जी बिल्कुल, बता दूं कि तैयारियों की अगर बात करें तो जिस दिन से दौरा यहां पर प्रस्तावित हुआ है उसी दिन से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस दौरे को सफल बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और भाजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे और दौरे को सफल बनाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल जो है वो डीएवी ग्राउंड है और ये 3 विधानसभा क्षेत्रों का केंद्र है। और ये 3 विधानसभा ऐसी विधानसभा है जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। ये छावनी विधानसभा, सीसमो विधानसभा और आर नगर विधानसभा, इन तीनों विधानसभाओं पे भाजपा के विधायक नहीं है और पूरी तरह से भाजपा कमर कस चुकी है कि किसी भी तरह इन तीनों विधानसभा को इस विधानसभा चुनाव में जीतना है। इसके पहले भी पूर्व डीजीपी रहे बृजलाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इन्हीं तीनों विधानसभाओं का प्रभारी भी बनाया गया है। देर रात सुनील बंसल भी कानपुर पहुंच गए थे और योगी जी की रैली भी इस कार्यक्रम स्थल को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इन तीनों विधानसभाओं को केंद्रित किया जा सके। जी चलिए अभिनव, आप हमारे साथ बने रहे। वापस आपके पास लौटने हैं। अभी चलते उन्नाव से हमारे संवाददाता मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। मनीष, आज उन्नाव का दौरा भी है योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कार्यक्रम का क्या शेड्यूल रहेगा? मनीष, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो बता दें कि उन्नाव में भी आज योगी आदित्यनाथ जाएंगे। हम फिर से वापस चलते हैं अभिनव श्रीवास्तव के पास, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अभिनव, कानपुर में आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। अगर बात की जाए तो बैठने की क्या व्यवस्था है और कितने लोग शामिल हो जाएंगे जनसभा में जब सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लक्ष्य तो 1 लाख से ऊपर की जनता का रखा गया है। फिलहाल ये जो डीएवी ग्राउंड है इसमें जो बैठने की जो क्षमता है ये करीब 2 लाख लोगों को इसमें बैठाया जा सकता है कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए। काफी बड़ा ग्राउंड है। चूंकि इनकी जो जनसभा है ये 1 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे तब शुरुआत होगी। लेकिन जिस तरह से लाखों की भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य रखा गया है तो अभी से कार्यक्रम स्थल पर भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। योगी जी जब यहाँ पहुंचेंगे तो कानपुर के लिए 556 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही तीनों विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी अभिनव, लगातार ये देखा जाता है कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां पर कहीं न कहीं उस क्षेत्र को कुछ न कुछ सौगातें देकर आते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो अपने लिए मजबूत नींव भी बना रहे हैं। अभिनव हमारे साथ बने रही, वापस आएंगे। मनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने की तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन की दूसरी तिमाही की किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय के आयोजित होने वाले इस संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री कंप्यूटर का बटन दबाकर 55,61,000 लाभार्थी वृद्धजन
परिजनों के बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। ये राशि प्रति महीने 500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 1500 रुपए की राशि हर लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले समाज कल्याण मंत्री सरोजनी नगर स्थित वृद्धाश्रम में जाकर वहां रह रहे वृद्धजनों को एक नए वस्त्र, फल आदि वितरित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का आज लखनऊ में चौथा दिन है। आज प्रियंका कई अहम बैठकें करेंगी। इन बैठकों में यूपी के आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जा सकती है। प्रियंका करीब 2 बजे से 4 बजे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगी। इसके बाद करीब 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। हालांकि प्रियंका अब भी जब लखनऊ आती है तो पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के पोस्टर, होर्डिंग्स लग जाते हैं। पार्टी कार्यालय पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर चुनावी साल में नजारा इतना बदला क्यों है? इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही हैं जहां वो रुकती है, यानी उनका लखनऊ का घर। देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी यही चल रहा है। उनके स्वागत के लिए पहले भी तरह तरह बार भारी भरकम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी गायब हैं। तीसरे दिन प्रियंका कुछ देर तक पार्टी कार्यालय गई थी, तो बैठकों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों से मिलने के लिए। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि किस तरह के बदलाव से ये संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है। कैंट इलाके में 2014 में हुए ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे को अगवा करने और उनकी बदहाली के मामले में बृहस्पति को फैसला आ जाएगा। आपको बात बता दें कि आज फैसला आने को है। आज बृहस्पतिवार है। नौतनवा में निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। विशेष जज पवन राय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 30 सितंबर की तारीख तय की है। अगर विधायक को सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी भी खतरे में हो सकती है। साथ ही वे फिर चुनाव भी नहीं लड़ सकते। गोरखपुर जिला में वरोतीन निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मनीष कुमार गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के बाद हो जाने के मामले में सियासत तेज हो गई। बीते दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मृतक की पत्नी से बातचीत की और उन्होंने उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी बीती शाम कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और आज भी सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच 50 लाख रुपए और मृतक की पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और वहां ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जबकि 3 पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं सीएम का गृह जनपद होने की वजह से विपक्षी दल इसमें पूरी तरह से कूद गए हैं। तो इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता ने एक युवा व्यापारी की जान ले ली है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एनकाउंटर की जिस हिंसक संस्कृति को जन्म दिया, ये उसी का दुष्परिणाम है। संलिप्त लोगों पर हत्या का मुकदमा चले और उत्तर प्रदेश को हिंसा की धकेलने वाले को इस्तीफा दे, इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। वहीं मायावती का भी ट्वीट आया है। मायावती ने कहा है कि इस मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस और होटल में रात्रि रेड करके 3 व्यापारियों के साथ बर्बर व्यवहार और उसमें एक की मौत अति दुखद और शर्मनाक घटना है, जो राज्य में भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है। वास्तव में ऐसा घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है। इस तरीके की बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है। तो इस मामले से जुड़ा डीएम और एसपी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी पूरे मामले में समझौता कराने की बात करते हुए सुन सकते हैं। आप वीडियो देखिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई
नहीं, कानून जो है इस पे आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि तो एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया था कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध। चलिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे थे, वीडियो में किस तरीके की बात कही जा रही थी ये भी हम आपको दिखा और सुना रहे थे। चलिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता, जो कि गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं और कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष गुप्ता आपके पास आते हैं। सुभाष गुप्ता, इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक व्यक्ति की मौत हुई है, कारोबारी बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अब अखिलेश यादव और मायावती खुलकर सरकार पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब तक आपको बता दें यह घटना 27 तारीख की रात में है, और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर में पर्यटन स्थल को विस्तार देते चले जा रहे हैं, और यहीं पे उनका नतीजा यह है कि रामघाट और यहीं पर गोरखपुर में ही जो है नौका विहार की उन्होंने विकसित किया, जिसको लेकर तमाम लोग जो है गोरखपुर पर्यटन देखने के लिए आने की इच्छुक हैं, और मुख्यमंत्री के तमाम प्रयास है कि इसको हम काफी विकसित करें और लोग यहाँ गोरखपुर में आए और पर्यटन से। इसी को देखते हुए 3 दोस्त गोरखपुर में आते हैं और नौका विहार के पास ही एक होटल, कृष्णा होटल में वो जी सुभाष, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं, मनीष गुप्ता के परिवार से मिल सकते हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अब कुछ ही देर में मृतक के घर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव। तो इस पूरे मामले पर सरकार की किरकिरी भी की है, सरकार पर आरोप भी लगाया है। अब अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके परिवार से, मृतक के जो परिवार है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे और मनीष गुप्ता के परिवार से मिल सकते हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में मृतक के घर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव अब परिजनों से मुलाकात करेंगे, और अभी तक वो बात कह रहे थे कि सरकार, गोरखपुर में ऐसा हादसा हो जाता है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन इतना अत्याचार लोगों पर कर रही है, दिन दहाड़े इनकाउंटर की बात भी मायावती ने कही है। लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव अब मृतक के परिवार से मिलने के लिए गोरखपुर। तो लाइव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मामला है, जहां पर ये पूरा वारदात हुआ है, घर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस वक्त घर में और आसपास हड़कंप मच गया है। हालांकि मौके पर टीम पहुंच गई है। तो अभिनव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बातें सुनी गई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो घेरने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चूंकि ये हत्याकांड है वो गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, इसको जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं इस हत्याकांड को भुनाने में लग गए हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी की बात हो या सपा मुखिया अखिलेश यादव की, दोनों ने ही पीड़ित परिजनों से पहले फोन से वार्ता की थी, और अभी थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। चूंकि कल का पूरा दिन चुनौती भरा रहा था और परिजन शव का अंतिम संस्कार न करने की मांग पर अड़ गए थे, और उनकी सीधे मांग थी कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और इस पूरे हत्याकांड की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करनी है। फिलहाल कल देर रात तक 2.25 घंटे कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और जिलाधिकारी परिजनों को समझाते रहे, बंद कमरे में उनसे मुलाकात की, लेकिन इसके बाद भी परिजन नहीं माने। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि रात में सुबह करीब 4 बजे के करीब जब यहाँ की डीसीपी कानपुर दक्षिण रवीना त्यागी परिजनों से मिली थी, उनके समझाने पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए थे और सुबह सुबह 7 बजे शव का दाह संस्कार यहाँ के घाट पर करा दिया गया है। लेकिन परिजनों की सिर्फ एक मांग है कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। वहीं इस पूरे मामले में एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि जिस
इंस्पेक्टर पर हत्या का आरोप है। वो इंस्पेक्टर 2017 में कानपुर के पनकी में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। तो परिजनों का आरोप है कि कहीं इस तीन महीने जब वो पनकी के थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था तो कहीं उसकी मनीष गुप्ता से किसी बात को लेकर रंजिश ना रही हो, जिस रंजिश के चलते उसने गोरखपुर में उनकी हत्या कर दी। तो अब ये सब जांच के बिंदु हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभिनव, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ विपक्ष यानी अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, यानी मामला कहीं ना कहीं अब बड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक जब तक अखिलेश यादव परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे थे तब तक परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की और मुलाकात की मांग कर रहे थे। इसके बाद कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने और जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री से बात की थी और मुलाकात उनकी करवाने का एक मुलाकात का समय निर्धारित करा लिया था। और जब आज कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना था तब पीड़ित परिजनों की उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन इसके पहले ही अखिलेश यादव पीड़ित के घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने प्रोटोकॉल से हटकर जनसभा के बाद पीड़ित के घर पहुंच सकते हैं। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा की। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता, लगातार मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके के हमारे संवाददाता अभिनव जानकारी दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, पुलिसकर्मी है। आखिर ये पूरा मामला, पूरा गुत्थी क्या हो सकता है? क्या किसी करीबी से आपकी बातचीत हुई है सुभाष? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, मृतका की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से भी मेरी बात हुई, उनके पिताजी से भी बात हुई और उनकी बहन से भी बात हुई। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले को दबाने के प्रयास कर रही है। पहले ही दिन एसएसपी का बयान आता है कि होटल में संदिग्धों की जब जानकारी हुई, पुलिस पहुंची और जांच करने लगी, आईडी मांगने के बाद विरोध हुआ, उसके बाद भागने लगे। इतने के बाद ही मनीष गुप्ता गिर गए और उनकी जो है घायल हो गए और वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और थोड़ी ही देर बाद एसएसपी का फिर जो है 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का निर्देश आता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला, खुद पुलिस अपने मामले में उलझ गई है कि पुलिस पहले क्या बयान दे रही है, फिर क्या बयान दे रही है। वहीं गोरखपुर के डीएम और एसएसपी जिस तरीके से बंद कमरे में परिजनों से बात करते हैं और डीएम कहते हैं कि मैं आपके भाई की तरह हूं, और वहीं एसएसपी कहते हैं कि इनसे, पुलिस वालों से, आपके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, एफआईआर न दर्ज कराइए। कहीं न कहीं ये मामला पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारी बिल्कुल सुभाष, अब देखना यही होगा कि जांच पड़ताल पर क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, और अपने हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई ने हरिद्वार में आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम पर 7 घंटे 35 मिनट से ज्यादा जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि सीबीआई को लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। अब दिन भर में सीबीआई कई जगह जांच भी कर सकती है। सीबीआई ने आनंद गिरी के आश्रम से कई साक्ष्य जुटाए। इसमें मौत के मामले का राज खोलने में मदद मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक लगभग 7.5 घंटे तक आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ सीबीआई ने की है और इसके बाद टीम 3 बजे आरोपी आनंद गिरी और उनके जुड़े दस्तावेज, प्रिंटर, लैपटॉप, सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गई। इसके अलावा आनंद गिरी के शिष्यों से भी बारीकी से पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई आनंद गिरी को अपने साथ वापस ले गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब मामला यहाँ पर पहुंचा कि सीबीआई आज हरिद्वार में जो जांच करने पहुंची और लगभग जिस समय यहाँ पर सीबीआई पहुंची तो लगभग 7:05 पर यहाँ पर सीबीआई की टीम लगभग आधा दर्जन गाड़ी में यहाँ पर पहुंची थी। और आप साफ तौर पे जो आश्रम देख रहे हैं, आश्रम उन आनंद गिरी का है जो आरोपी हालांकि बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी बात क्या है तो फिलहाल सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची और एक कमरे की जो बड़ी ही गहनता के साथ जांच चल रही है। हालांकि अभी उनका जो आनंद गिरी है, उनका जो लैपटॉप है वो भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन और जो उनके चल हैं उनको भी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब सीबीआई यहाँ से क्या कुछ सबूत इकट्ठे कर पाती है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस समय अगर मैं बात करूँ तो लगभग रात के 12:10 हो रही है। अभी तक भी जो है पूरी तरह से सीबीआई की पूछताछ जारी है। अब यहाँ पर कितना टाइम सीबीआई लेती है या फिर अभी जांच सुबह तक जारी रहती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। नरेंद्र गिरी की शोरसी 5 अक्टूबर को तय है। 5 अक्टूबर को
11 से 1 बजे के बीच बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक भी होगा। हरिद्वार में प्रस्तावित मंच परमेश्वर की बैठक में आज होगी, पंच परमेश्वर की बैठक होगी और श्री बाघांबरी गद्दी मठ के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी के नाम पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। तो हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज के साथ अन्य पंचों की भी बैठक में बलबीर गिरी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके बाद 5 अक्टूबर को फूल मालाओं के साथ संत समाज के लोग बलबीर गिरी को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाएंगे, उन्हें महंतई चादर भी उड़ाएंगे। विकास खरे हमारे संवाददाता हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, आज 11 बजे से अहम बैठक होगी, कौन कौन से लोग बैठक में शामिल होगी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कैसी तैयारी है बैठक की? बिल्कुल अभिषेक, इस वक्त जहां मैं मौजूद है पंचायत निरंजनी अखाड़ा है और यहाँ पर जो है तमाम जो फिलहाल जो संत वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि 11 बजे इस तरह से महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, तो कहने इसमें जो महंत नरेंद्र गिरी उनके जो उत्तराधिकारी है बलबीर गिरी को जो यहाँ पर लगभग उनका नाम तय हो चुका है और यह महत्वपूर्ण बैठक आज जो उत्तराधिकारी बाबंगरी मठ के जो उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे बलबीर गिरी का आज लगभग नाम यहाँ पर तय होगा और यहाँ के जो है आचार्य महामंडलेश्वर भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जब तमाम जो रमता पंच के सदस्य है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा। आज पंच परमेश्वर की ये जो है मीटिंग और कहने का आज बलबीर गिरी के जो के नाम पर आज यहाँ पर मोहर लगेगी और तमाम यहाँ पर जो है मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर हो चुका है। तो कहने के 11 बजे जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, तो आज रमता पंच के सदस्य यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो पंचमेश्वर है आज बलबीर गिरी के नाम पर यहाँ पर मोहर लगाई जाएगी। हालांकि बात क्या है तो नरेंद्र गिरी ने जो उनकी वसीयत है, सारी की सारी जो वसीयत है वो महंत बलबीर गिरी के नाम पर की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे बाद उनके सुसाइड नोट में भी बलबीर गिरी का नाम लिखा था कि तमाम जो अखाड़े हैं वो बलबीर गिरी को जो है सपोर्ट करेंगे, इनका सहयोग करेंगे और आगे जो जिस तरह से उत्तराधिकारी उनको बनाए जा रहे हैं तो कहने कहीं अब उनका यहाँ पर नाम चयन होना बाकी और 11 बजे से यह महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर शुरू होगी। अभिषेक, विकास, एक तरफ सीबीआई जांच तेज हो रही है, आप भी आधी रात में हुई, आप भी मौके पर मौजूद थे उस वक्त, और दूसरी तरफ उत्तराधिकारी घोषित करने की बात कही जा रही है। अभी जांच पूरी नहीं हो सकती है, क्या कुछ दूसरा एंगल भी निकल सकता है? बिल्कुल अभिषेक, अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की जांच भी लगभग पूरी तरह से फिलहाल तेजी पर, क्योंकि जिस तरह से देर शाम यहाँ पर 7:05 पर सीबीआई की टीम पूरी यहाँ पर पहुंची थी लगभग आधा दर्जन गाड़ी के साथ। और बात क्या है तो लगभग 2:50 तक जो है वहां पर लगभग 7.5 घंटे सीबीआई ने जो है जो आरोपी है आनंद गिरी उनसे जो है पूछताछ की है उन्हीं के आश्रम में और एक एक कमरे की जो है बड़ी गहनता के साथ उन्होंने जांच की है। हालांकि लगभग 2:50 पर जिस तरह सीबीआई टीम वहां पर निकली थी तो कहने का भी फिलहाल सीबीआई की टीम हरिद्वार में ही है। 40 वाहिनी पेशी में जो सीबीआई की टीम वहां पर रुकी हुई है और अभी भी जो अन्य जो और संत है उनसे भी कम से कम पूछताछ हो सकती है, इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। बात फिलहाल जिस तरह की जा रही है क्योंकि अब जो यहाँ पर जो पंचायती अखाड़ा है उनके जो सचिव है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बात क्या है तो वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जो संत यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। तो कहने के बलबीर गिरी का आज नाम तय हो चुका है, जिनको आज बाबंगिरी मठ का जो है उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। तो आज महत्वपूर्ण बैठक हरिद्वार में होने वाली है और आज महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत और उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। नाम सामने आ रहा है वो है बलबीर गिरी का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।